हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और मैं आज आपके लिए एक बार फिर आया हूं। आपके लिए नया लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल कराए थे और उससे पहले पैराजंबल्स कराए थे। उम्मीद है ये सारी क्लासेस आपने देखी हैं, और अगर नहीं देखी हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक एक लेक्चर एक एक लाख का है। मैंने पैराजंबल की ट्रिक्स भी आपको बताया कि किस तरीके से आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। खुद आपने मेरे साथ बहुत सारे 10+ क्वेश्चंस मैंने आपको कर कर दिखाए अपने आप बोर्ड पे। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस आपके पास बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। जैसे आपने देखा 8 यूनिवर्सल रूल के आपको क्वेश्चंस मिले, मतलब कॉजेटिव वर्ब्स और इन सब के क्वेश्चंस आपको मिले, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे टेंसेस के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। नाउन प्रोनाउन बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो 200+ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। लगाते रहिए, नाउन्स प्रोनाउंस के बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ फिर आपके पास एडजेक्टिव्स, सॉरी, आर्टिकल्स और पैराजंबल के क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे। देखिए, किसी भी चीज की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो सारे कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से कर लेना, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से लगा लेना। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं दोस्त, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। प्रैक्टिस करते रहना। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हो नहीं पाएगा दोस्त अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जरूर करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स देख लीजिए, और अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। हर क्लास में मैं आपको कुछ वोकैबलरी भी करा रहा हूं, इसी तरीके से इस क्लास में भी आपको मैं भर भर के वोकैब कराने वाला हूं। ठीक है, 10 वर्ड्स ऑफ वोकैब करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि प्रैक्टिस करते रहना है। मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दे चुका हूं 200+, जो मेरा प्यारा चीता है उसने लगा लिए होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं, इंतजा है दोस्त, लगा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव से पहले, सबसे पहले हम कर रहे थे सिनोनिम्स। वापस आ गए हम सिनोनिम्स पे। तो सिनोनिम्स में मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, दो वर्ड मैंने आपको कराए थे। एक कराया था हेट, दूसरा कराया था लव। तो सिनोनिम एंटोनिम दोनों हो गए, क्योंकि लव का एंटोनिम क्या होता है? हेट। तो मैंने आपको दोनों करा दिए, साथ ही साथ इनके सिनोनिम्स भी दे दिए। अच्छा, अब हम जाने, अगर आप सारे वर्ड्स मेरे अभी तक देख लेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि मैंने आपको इन 13 क्लासेस में 100 से ज्यादा वर्ड, 30 मतलब 120-130 वर्ड्स करा दिए हैं। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप हर क्लास में वोकैब याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सिनोनिम्स पे। तो आज हम एक नया वर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका सिनोनिम है, ये जानते होंगे आप वर्ड। हाँ भाई, ये वर्ड आप सबने देखा होगा, स्टबर्न। तो दिस इज गोइंग टू बी द वर्ड STUBBORN। आप इसे स्टबॉन भी बोल देते हो। तो पहली बात तो यह है दोस्त कि ये स्टबॉन नहीं है, ये स्टबन है। ठीक है, तो स्टबन का क्या मतलब होता है? जिद्दी, अड़ियल, मठूस। और इसके लिए हमारे पास और कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसके लिए हमारे पास वर्ड आता है रिकॉल्सिट्रेंट, कॉन्टूमेशियस, इनएग्जॉरेबल, अनयील्डिंग। मैं इन सब के मीनिंग आपको बताऊंगा। तो रिकॉल्सिट्रेंट, कॉन्टूमेशन, इनएग्जॉरेबल, इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं आप। ऑब्स्टिनेट, आपने सुना होगा एज ऑब्स्टिनेट एज म्यूल, है ना, खच्चर की तरह अड़ियल। तो ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, विलफुल, ऑसिफाइड, इंट्रांसिजेंट। ये सारे के सारे दोस्त हो जाते हैं जिद्दी, अड़ियल, मठूस। इसके लिए कुछ कॉमन वर्ड हैं जो बहुत ही आसान है, आपको एकदम याद हो जाएंगे, जैसे म्यूलिश, MULISH, म्यूलिश, MULISH, म्यूलिश। पिग हैडेड, बुल हैडेड। तो आज तो मैंने बोर्ड भर दिया है सिनोनिम से तुम्हारे प्यार में।
ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आपको मिल गए, बड़ा सिंपल है। देखो ये तो आसान रहेगा ना। पिग हेडेड कौन होता है? जिस जो गर्दन होती है वो मुड़ नहीं सकती है ना, मतलब वो जैसे पिग होता है ना, इधर नहीं देख सकता, इधर नहीं देख सकता, सीधे सामने देखता है। तो ये पिग हेडेड, बुल हेडेड, ये सारे के सारे यूज होते हैं। ठीक है, म्यूलिश, जो म्यूल मतलब खच्चर की तरह होता है। ठीक है, तो ये सारे भी इसी में आते हैं। अच्छा, इनके लिए कुछ और एक अलग तरह के वर्ड हैं जो मैं एड ऑन कर रहा हूं। ये सारे के सारे वर्ड जितने मैंने लिखे हैं, सारे के सारे वर्ड नेगेटिव हैं। ये उसके लिए आते हैं जो होता है जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस। कहते हैं ना, एकदम जिद्दी आदमी है, एकदम अड़ियल आदमी है, एकदम मट्ठूस आदमी है। तो जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस के लिए आते हैं ये सारे वर्ड। अब हम बात करने वाले हैं एक नए तरह के वर्ड की, जो क्या आते हैं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के लिए। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं ना। एक तो होता है जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होता है। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति कौन होता है? जिद्दी तो वो होता है जो गलत बात पे भिड़ा रहता है। दृढ़ संकल्प वाला, जैसे तुमने सोच लिया कि मुझे इसी साल हर हाल में पेपर क्रैक करना है और ऑफिसर बन जाना है, तो तुम जिद्दी नहीं हो, तुम बेसिकली डिटरमिन्ड हो, है ना। दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, तो उसके लिए अलग वर्ड आते हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया वर्ड, तो मैं आपको लेके जाता हूँ एक और पेज पे, और मैं उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स दिखाता हूं। तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे एक बार हम, ऐसे व्यक्ति के लिए जो दृढ़ संकल्प वाला होता है। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? इसके लिए हमारे पास वर्ड आता है दोस्त, डिटरमिंट। इसके बाद टेनेशियस, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, रिजॉल्व, परसिवरिंग। समझ रहे हैं? तो डिटरमिंट, टेनेशियस, परसिस्टेंट, इंसिस्टेंट, रिजॉल्व, परसिवरिंग, ये सारे के सारे, इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। इसके लिए एक वर्ड और आता है, आपने सुना होगा, डाई हार्ड। आसानी से जो हार नहीं मानता, डाई हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। इन सब का मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। और ये सारे के सारे होते हैं जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस, ऐसे लोग जो मतलब चाहे गलत हो या सही हो, खुद को ही सही ठहराते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां तक हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम करने वाले हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम था क्या दोस्त मेरे? एडजेक्टिव्स। भाई क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? मैंने आपको जब आर्टिकल पढ़ाए थे तो एक बात बताई थी कि आर्टिकल्स जो होते हैं ना, आर्टिकल डिटरमाइनर होते हैं। डिटरमाइनर कौन होता है? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। तो आर्टिकल क्या बताते हैं? आर्टिकल या तो कहते हैं ना, पॉइंट्स टू अ नाउन और रेफर टू अ नाउन। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? या तो किसी नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं, या फिर किसी नाउन को रेफर करते हैं। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? आर्टिकल यूज करते हैं। बट जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना मेरे दोस्त, एडजेक्टिव्स होते हैं डिटरमाइनर्स। ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं एक तरीके से, जो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब डिटरमाइनर का मतलब क्या हुआ भाई? बिना नाउन और प्रोनाउन के एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा काला, तुम पूछोगे ना क्या काला? मैंने कहा मोटा, तो तुम पूछोगे ना क्या मोटा? मैंने कहा सूखा, तो तुम पूछोगे ना क्या सूखा? तो एडजेक्टिव के लिए नाउन का होना बहुत जरूरी है। तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये डिटरमाइनर्स होते हैं एक तरह के, जो क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं किसको? या तो वो नाउन के बारे में कुछ बताएगा, या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा। तो ये बात तय हो गई कि जो भी कोई चीज नाउन के बारे में कुछ भी बताए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब सवाल यह है कि क्या बताएगा? दो चीजें बताएगा मेरे दोस्त। पहली चीज एडजेक्टिव बताता है क्वालिटी, दूसरी चीज एडजेक्टिव बताता है क्वांटिटी। और इसीलिए हमारे पास दो ही तरह के एडजेक्टिव होते हैं। एक, जैसे हमारे पास आर्टिकल दो तरह के थे, इंडेफिनिट और डेफिनिट, ऐसी एडजेक्टिव्स भी दो तरह के हैं। क्वालिटी जो बताते हैं, और क्वांटिटी बताते हैं। तो क्वालिटी बताने वाले तो आपको पता है, बचपन से लेके 55 तक आप इन्हें पढ़ते ही आ रहे हैं। जैसे गुड, बैड, वर्स, क्लीन, डर्टी, लॉन्ग,
शॉर्ट, ये सारे के सारे अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये क्वालिटी ही तो बता रहे हैं। किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहे हैं, एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं। कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जो गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, लॉन्ग या शॉर्ट होगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, इनसे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़े से अलग होते हैं, जैसे मैनी, जैसे फ्यू, जैसे लिटिल, जैसे मच, जैसे मोर, ठीक है, जैसे सम, और भी बहुत सारे होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपको क्वालिटी बताते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपको क्वांटिटी बताते हैं। दोनों ही तरीके के हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। अब एक सवाल, सवाल यह है कि सर यहाँ पे आपने बैड लिखा, यहाँ पे वर्स लिखा, दोनों का मतलब बुरा होता है। तो देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, ये बात सिर्फ अंग्रेजी से रिलेटेड नहीं है, ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है। ठीक है, जिंदगी में जब तक तुम जीते रहोगे ना पॉजिटिव डिग्री में, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया रहेगी। जैसी तुम कंपैरेटिव में आओगे तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, और अगर तुम सुपरलेटिव पे हमेशा जाना चाहोगे तो तुम कभी सुखी ही नहीं रहोगे, है ना। तो बड़ा सिंपल है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम एडजेक्टिव के साथ साथ एक जीवन मंत्र भी मेरे से लेके जाओगे। देखो भाई, एडजेक्टिव्स को ना हमने 3 डिग्रीज में बांटा है। डिग्रीज का क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है दोस्त मेरे इंटेंसिटी, शिद्दत। जैसे भाई मैंने लिखा ब्यूटीफुल, मैंने लिखा इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा इंटरेस्टिंग, मैंने लिखा वीक, मैंने लिखा स्मार्ट, और फिर मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग या फिर बिग। तो ये सारी की सारी जितनी मैंने लिखी हैं दोस्त, ये सारी की सारी हैं कौन से डिग्रीज? पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री का क्या मतलब है? सीधे तुमने बता दिया किसी ने, है ना। अब जैसे मैं बता रहा था ना लाइफ डिस्टर्ब कैसे होती है, जब तक तुम पॉजिटिव डिग्री में रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें लड़की अच्छी लगी, या मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हें बड़ा प्यार हुआ इसे, तुमने कहा बड़ी अच्छी है यार, तुमने कहा बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है मेरी, आई एम वेरी हैप्पी विद हर। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद तुम्हारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बन गई। जैसे ही तुम्हारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनी तो तुमने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड से उसको कंपेयर कर दिया। जैसे ही तुमने कंपेयर करा तो वो हो गई मोर ब्यूटीफुल। समझ पाए? और मोर ब्यूटीफुल वो क्यों हुई? क्योंकि तुमने उसे क्या कर दिया दोस्त, कंपेयर कर दिया। और ये जो एडजेक्टिव था ब्यूटीफुल, अब ये कंपैरेटिव डिग्री में आ गया। तो जब भी तुम कंपैरिजन करते हो किसी एक का बाकी सबसे, या किसी दूसरे से, किसी तीसरे से, 50 लोगों से, 100 लोगों से, सबसे, तो आप हमेशा क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से बन जाती है, या तो मोर ब्यूटीफुल कह दो, ठीक है, इन सब के साथ मोर लगता है, अभी बताऊंगा कैसे। मोर इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से ये हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, इसी तरीके से ये हो जाएगा वीकर, ये हो जाएगा स्मार्टर, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और फाइनली बिगर। ठीक है, तो आपका घर बड़ा है ये अच्छी बात है, पर आपको बिगर चाहिए तो क्या है, आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि ये आपको जीवन में याद रखना है दोस्त, कंपैरिजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, बस हमें अच्छा बन के रहना है। देखो, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मान लो जो तुम्हारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती, फिर क्या होता, अगले दिन तुम्हें कोई और सुंदर लड़की दिख जाती। क्योंकि इन चीजों का तो कोई अंत तो है नहीं, है ना। तो ये व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल होती है, कोई मोर नहीं, कोई मोस नहीं, कुछ नहीं, बस तुमने बताया कि भाई ये अच्छा है, ब्यूटीफुल है, बैड है। जैसी कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। अब जब तुमने अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को देखा, यार ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें इससे भी अच्छी चाहिए। पर अब तुम्हें इससे अच्छी पाके भी तुम खुश नहीं होगे, तुम्हें क्या चाहिए होगा, सबसे अच्छी मेरी दिखे, और ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मच वैरायटी, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो सारा नजर का खेल है, जिसको जो पसंद आ जाए। तो इसीलिए अब हमारे पास आती है सुपरलेटिव डिग्री, जो हम सब चाहते हैं, सुपरलेटिव।
हम सब जिंदगी में सुपरलेटिव्स चाहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने लिए भी। मेरा एक फ्रेंड है, अभी वो जर्मनी है, ठीक है। तो ही हैज गॉट अ एन अल्टीमेट लाइफ स्टाइल, और जब भी मेरी उससे बात होती है, कभी इंडिया आता है, हम मिलते हैं, तो थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब कर जाता है, ठीक है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बढ़िया खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ, एकदम जबरदस्त लाइफ है। पर होता क्या है, वो बताता है भाई जर्मनी में ना ये होता है, भाई जर्मनी में ना ये होता है, भाई जर्मनी में ये होता है। तो मुझे लगता है अबे यार, ये क्या क्या बता रहा है। फिर 2-3 दिन के लिए मुझे भी लगता है यार, आई शुड हैव ट्राइड समवेयर इन फॉरेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है, मुझे याद आता है, नहीं भाई यू आर अ टीचर और तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, डू नॉट थिंक फॉर एनी वन एल्स, है ना। तो मैं वापस आ जाता हूँ कि भाई यार मेरी जॉब जो है ना इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर सुपरलेटिव्स की बात करते हैं तो इन केसेस में आप मोस्ट लगा देते हैं। यहाँ मोस्ट लगाया आपने, यहाँ मोस्ट लगाया, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ईएसटी लग जाता है, ईएसटी। और ये क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में फिर एक सवाल आ रहा होगा कि सर देखो ये सारी बातें तो समझ में आ गई, ये हमें पता भी था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सवाल ये है मुझे ये कैसे पता चलेगा, कहीं तो मोस्ट लगा रहे हो और कहीं ईएसटी लगा रहे हो। तो देखो बहुत आसान है, अंग्रेजी की सारी कहानी है इसकी आपके प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, किसी शब्द का आप उच्चारण कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोला, तो आपने इस वर्ड को कितने सिलेबल में बोला, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ड याद रखना, SYLLABLE, सिलेबल। सिलेबल का क्या मतलब होता है, सिलेबल का मतलब होता है जब आप ब्रेक करके यूज कर रहे होते हैं। जैसे आपने क्या बोला, ब्यूटीफुल, 3 बार में बोला ना, ब्यूटीफुल 3 बार में बोला, तो इसमें क्या आ गए दोस्त मेरे, 2+ सिलेबल हो गया, 2+ सिलेबल। सिलेबल का मतलब क्या होता है, सिलेबल का मतलब होता है पॉज, कि एक वर्ड को आप कितने बार में बोल रहे हैं। तो जहां आपको मिलेंगे 2+ सिलेबल, वहां आप मोर या मोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट, तो आपके पास एक बार फिर से 3 सिलेबल हो गए, आप 2 से ज्यादा बार पॉज दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, है ना, मतलब 2 सिलेबल हो गए, तो आप क्या यूज करेंगे, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे इंटरेस्टिंग, तो यहां पे भी 1, 2, 3 पार्ट में आपने इस वर्ड को बोला, 2+ सिलेबल हो गए, तो आपने क्या बोला, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। बट अगर आप आएंगे वीक, तो कैसे बोलते हो उसे, वी ई की, ऐसे तो नहीं बोलते हो, एक बार में बोलते हो वीक, तो इसमें सिलेबल है ही नहीं, एक सिलेबल से काम हो जाता है, तो आपने ER लगा दिया, EST लगा दिया, आसान है ना। ऐसे ही आपने देखा स्मार्ट, कैसे बोलते हैं, स्मार्ट नहीं करते ना, सीधे एक बार में बोलते हो स्मार्ट, तो इसीलिए आप क्या बोलते हो, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। द सेम गोज फॉर स्ट्रॉन्ग, एक बार में आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग, तो एक सिलेबल आता है, तो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ में आ रही होगी कहानी, एकदम जबरदस्त। आगे चलते हैं, बिग। अब बिग कैसे बोलते हो, सब ऐसे ही बोलते हैं, बिग, बिग, ये तो हम बोल ही नहीं सकते ना, किसी को आपने बोलते हुआ देखा होगा, मतलब एक ही सिलेबल है, तो बिगर और मेरे भाई बिगेस्ट, ठीक है। तो ये हो गए 2 तरह के एडजेक्टिव। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि ER और EST कहां लगाओगे, और मजेदार बात ये भी है कि कहां पे आप मोर या मोस्ट लगाओगे। बट एक तरह के एडजेक्टिव और हैं आपके पास, एक तरह के एडजेक्टिव और हैं जो कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। हाँ, जैसे लिखा आपने गुड, तो गुड का क्या होता है, गुडर, भाई बेटर और बेस्ट, ठीक है। ऐसी बैड, बैड का बैटर कभी मत करना, है ना, वर्स या फिर वर्स्ट। अब एक होता है लिटिल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेस और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। अब आप देख रहे हैं ये तो आपस में बहन भाई लग ही नहीं रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि लिटिल का लेस से या लीस्ट से कोई मतलब है, ये इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। पर ये ऐसा सिर्फ इन 3 में होता है, तो आप इन 3 को लर्न कर लीजिए, सिंपल। तो आपके पास 3 तरह के एडजेक्टिव हो गए। अच्छा, बाकी जो होते हैं ना, जो वैसे वाले होते हैं आईएनजी वाले, है ना, जैसे बोरिंग, जितने आईएनजी वाले हैं, बोरिंग,
केयरिंग, लविंग, ठीक है, ये सारे जितने होते हैं ना, मैं जैसे मैं कहूँ माई माई मदर इज वेरी केयरिंग, ठीक है, या मैं कहूँ माई डॉग इज वेरी लविंग, या मैं कहूँ माई गर्लफ्रेंड इज वेरी बोरिंग, तो ये सारे एडजेक्टिव ही तो हैं, ये भी सारे एडजेक्टिव हैं, और इनकी सुपरलेटिव डिग्रीज भी आप मोर और मोस्ट से बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको चार तरह के एडजेक्टिव क्लियर करे। सबसे पहले कौन से वाले दोस्त, जिसमें आपको क्या करना है, मोर और मोस्ट लगाना है। उसके बाद जिसमें मोर और मोस्ट नहीं, ईएसटी और ईआर और ईएसटी से काम चलेगा। फिर मैंने आपको दो और बताए, ये तो आपको लर्न ही करने हैं, और बाकी ये आईएनजी वालों के साथ मोर और मोस्ट लगा के आप काम चलाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स में। तो उम्मीद है यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप एडजेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे और बात करेंगे एक अलग कहानी की, मतलब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो भाई मैं एक एक क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे 6 to 7 केसेस। सबसे पहले कंपैरेटिव पे बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सेंटेंसेस आप मेरे साथ कॉपी करते रहेंगे और इसके आगे थोड़ी सी लाइन छोड़ते रहेंगे। लाइन इसलिए क्योंकि नोट्स भी मैं आपको इसी पेज पे दूंगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, कोहली इज मोर बेटर देन अदर प्लेयर्स। सिर्फ एक वर्ड मैंने चेंज किया है, बेटर किया है गुड का। तीसरा, कोहली इज बेटर देन अदर प्लेयर्स। अब कोहली इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। कोहली इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स। ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट मैं आपको एक ही, देखो एक पेज पे, आज मैंने पीपीटी में भी ये इसलिए नहीं डाले क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन इसमें हो जाता है। तो मैं बोर्ड पे खुद आके इस पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल अंडरस्टैंड इट अल्टीमेटली। ठीक है, कोहली इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर। कोहली is better than all players. Kohli is better of all other players. Kohli is better than any player. सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त हैं और आपको इतना सीखने को मिलेगा ना इसमें, आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस मैंने आपको दिए हैं कंपैरेटिव के। तो याद रखिए, अगर आपके पास कंपैरेटिव में से क्वेश्चन आया ना, तो या तो यहां से आएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी और भी केसेस हैं, 10 12 केसेस हो जाएंगे कंपैरिजन के। ठीक है, तो पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इन सारे क्वेश्चन पे एक नजर डालिए। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है और आपको मुझे बताना है। ठीक है, फिर आपको चेक भी करना है कि आपके कितने सही हुए। तो आपको मुझे बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। इस पेज पे कितने लिखे हैं, 3 and 3 4 5 6।
हाँ, इन 8 में से आपके कितने सही हुए? तो हियर यू हैव 10 सेकंड्स, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप वीडियो रोक के भी कर सकते हैं, 10 सेकंड मैंने बस पॉज के लिए दिए हैं आपको। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर इट, और इसको समझते हैं बहुत गहराई से। हर वर्ड के, हर सेंटेंस के पीछे एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, कहानी क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, पहले तो ये बात है कि बेटर को हमें बनाने की जरूरत क्या पड़ी। हमें बेटर चाहिए ही क्यों था? क्योंकि गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है ना। जब हमारे पास ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है तो हम मोर गुड क्यों करेंगे? इसलिए पहला वाला सेंटेंस गलत हो गया, है ना। जब हमारे पास ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर है, हम मोर कब लगाते हैं? हम मोर तब लगाते जब ये एक बड़ा वर्ड होता, दो से ज्यादा सिलेबल होते, तो हम मोर करते, है ना। अब जिसकी ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है वहां पे मोर लगाने का मतलब नहीं है, तो पहला सेंटेंस गलत। ठीक है, दूसरा, कोहली इज मोर बेटर। अब ये मोर बेटर, ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। ये वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि मोर और बेटर साथ में नहीं आ सकते दोस्त, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर फ्लूअस। सुपर फ्लूअस का क्या मतलब है? जिसकी जरूरत ही नहीं है। भाई बेटर का तो मतलब अपने आप में क्या है कि जो गुड से अच्छा हो, तो गुड से अच्छा अपने आप में बेटर हो गया। तो मेरे भाई एक बात बता दो, इसमें मोर बेटर क्यों करोगे? तो मोर यहां पे नहीं आएगा, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, कोहली इज बेटर देन अदर प्लेयर्स। कोहली बेहतर है दूसरे खिलाड़ियों से। अब यहाँ पे एक सवाल ये खड़ा हो गया, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बेटर के साथ मोर नहीं लग सकता। हमें ये बात भी समझ में आ गई कि गुड के साथ भी मोर नहीं लग सकता, है ना। तो इस्तेमाल सिर्फ बेटर होगा। तो सब जगह बेटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहां तक की कहानी सारे सेंटेंसेस में सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देन अदर प्लेयर्स लगाऊं, देन एनी अदर प्लेयर्स लगाऊं, देन ऑल प्लेयर्स लगाऊं, कौन सा वाला लगाऊं जिससे मुझे पता चल जाए ये वाला ठीक है? तो बहुत आसान है, एक सिंपल सा रूल है। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्त मेरे, कंपैरिजन करते समय आपको ये देखना है, इस सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। सब्जेक्ट को आप इंक्लूड करेंगे कब? वाइल कंपैरिजन। जब भी आप कंपेयर कर रहे होंगे तो सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे? सब्जेक्ट को इंक्लूड करेंगे का मतलब है कि जब मैंने कहा कोहली इज बेटर देन अदर प्लेयर्स, तो मुझे ये देखना है कि अदर प्लेयर्स में, सॉरी, सब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो कम, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा इसमें मैं कॉरिजेंडम दूंगा, मतलब करेक्ट करेक्ट करूंगा उसे। यहाँ पे नॉट आएगा कि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि सब्जेक्ट इंक्लूडेड है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है सब्जेक्ट इंक्लूड तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाता है। जैसे आपने कहा कोहली इज बेटर देन अदर प्लेयर्स, कोहली बेहतर है दूसरे खिलाड़ियों से। तो जब मैंने कहा दूसरे खिलाड़ी, तो क्या उसमें कोहली आया? मैंने कहा दूसरे खिलाड़ी, तो दूसरे कौन से भाई? कोहली को छोड़ के, यही तो मतलब है। तो कोहली इज बेटर देन अदर प्लेयर्स, दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर है, तो इसमें कोहली नहीं आया, सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब सेंटेंस हो गया ठीक। समझ आई बात? नहीं आई तो नीचे से आएगी। आगे देखते हैं, कोहली इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। अब यहां पे एक ब्लंडर हो गया भाई, एनी के साथ आप प्लूरल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इट शुड बी प्लेयर, तो ये प्लेयर होना चाहिए था, प्लेयर्स लिख रखा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। अगला देखते हैं,
कोहली इज बेटर देन ऑल अदर प्लेयर्स। अब ऑल अदर प्लेयर्स में क्या कोहली आया है? बस आपको ये देखना है, कोहली इज सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस। ऑल अदर प्लेयर्स में क्या सब्जेक्ट इंक्लूडेड है? जब मैंने कहा कि कोहली बेहतर है ऑल अदर प्लेयर्स, बाकी सारे खिलाड़ियों से, तो बाकी सारे खिलाड़ी कौन? कोहली को छोड़ के। तो हमने कोहली को छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ऑल अदर बोला ना, ऑल प्लेयर नहीं बोला, ऑल अदर। ऑल प्लेयर में तो आ जाता ना वो, लेकिन ऑल अदर मतलब कौन से अदर, इसको हटाकर। इसलिए ये वाला सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। तो अभी तक सिर्फ हमारे पास दो ही सही सेंटेंस मिले हमें। एक तो सब पे नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी तक हमारे पास दो सही मिले हमें, एक तो फिफ्थ सही मिला हमें और दूसरा थर्ड सही मिला। ठीक है, तो अब ये देखते रहना एरर किस किस तरीके से आते हैं। मैंने सब तरह से, अगर क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एडजेक्टिव्स पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोहली इज, यहां पे बेटर देन एनी अदर प्लेयर। अब देखो ये बिल्कुल इसकी तरह है, फोर्थ वाले की तरह है। फोर्थ वाला क्यों गलत हो गया था? क्योंकि इसमें प्लेयर्स था, बट यहाँ पे प्लेयर्स है, तो ये सेंटेंस सही होगा। अब जरा हम ये देख लें क्या इसमें कोहली इंक्लूडेड है। जब मैंने कहा एनी अदर प्लेयर, कोई और खिलाड़ी, तो उसमें कोई और बोला ना मैंने, तो और में यार कोहली थोड़ी आएगा, क्योंकि कोहली की तो बात ही हो रही, कोहली बेहतर है किसी और खिलाड़ी से, बेटर देन एनी अदर प्लेयर, किसी भी दूसरे खिलाड़ी से। तो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, सेकंड लास्ट देखते हैं। कोहली इज बेटर देन ऑल प्लेयर्स। अब जैसे ही मैं कहूंगा ऑल प्लेयर्स, तो ऑल प्लेयर्स में कोहली आ गया, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो हमें एक सेंटेंस और सही मिला था, सिक्स, और सेवेंथ हमारा गलत हो गया। अब हम लास्ट सेंटेंस पे जाते हैं इस पेज के। ये कह रहा है कि कोहली इज बेटर देन नहीं लगाया, इसने ऑफ लगाया। तो याद रखो ऑफ का इस्तेमाल कंपैरिजन में सिर्फ एक केस में होता है, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ऑफ गलत है ना। ऑल अदर प्लेयर्स तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऑल अदर प्लेयर्स में यहाँ पे ठीक किया था, ऑल अदर प्लेयर्स को, ये तो ये तो ठीक था। तो दिक्कत कहाँ है? ऑफ में गलती है दोस्त। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ऑफ का नहीं, THAN देन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ की जगह देन। क्यों देन? क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप देन का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहां करते हैं ऑफ का इस्तेमाल कंपैरिजन में? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स में पढ़ाया, आर्टिकल में पढ़ाया था। अभी बताता हूं कैसे। हाँ देखिए, कोहली इज बेटर देन एनी प्लेयर, इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले ये वाला एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट कि ऑफ का इस्तेमाल कब करेंगे। आपको याद होगा जब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे दोस्त, तो आर्टिकल में एक चीज पढ़ाई थी, 1 out of 2 कंपैरेटिव्स। तो 1 out of 2 कंपैरेटिव का क्या मतलब है? जब हम दो में से एक की बात कर रहे होते हैं, जैसे ऑफ द टू प्लेयर्स, कोहली इज दी बेटर। याद आया? लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया है पेयर कंपैरेटिव्स में। तो यहां पे आपने टू से पहले भी दा लगाया और बेटर से पहले भी दा लगाया। ये मैंने आपको बताया था कि दा का इस्तेमाल कब कब कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, उसमें ये चीज मैंने आपको कराई थी, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, कंपैरिजन में भी चल जाएगा, यहां बिल्कुल सही है ना। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कोहली को पहले लिख दूं, कोहली इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। ठीक है दोस्त, तो कोहली इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, यहां पे इसने द बेटर लिखा और यहां पे भी इसने द टू लिखा। तो आप चाहें इसे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बस यही केस है कि जब आप ऑफ लगा सकते हैं वाइल डूइंग कंपैरिजन, अदरवाइज आपको ऑफ नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहां तक आपके ऑलमोस्ट 10 केसेस हो गए, ये 11th केस है, मजेदार केस है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये सेंटेंस सिर्फ तब सही हो सकता है व्हेन सब्जेक्ट belongs to some other category।
अब इसका क्या मतलब हुआ? सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सम अदर कैटेगरी। इसका मतलब हुआ कि ये सेंटेंस सिर्फ तभी सही होगा जब कोहली खुद खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब क्या है? कोहली इज बेटर देन एनी प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी से। इसका मतलब ये खुद खिलाड़ी नहीं है। नहीं समझे? कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। तुम्हारे मतलब के एग्जाम्पल जब तक मैं तुम्हें देता नहीं हूं ना, तुम्हें समझ में नहीं आती है कहानी। चलो लिख लो। माई डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर गर्ल। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। प्लास्टिक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर नेचुरल मटेरियल। ठीक है, तो ये मैंने चार सेंटेंसेस लिखे हैं, ये चार एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं क्योंकि केस थोड़ा सा टेढ़ा है, समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। क्या कहा? माई डॉग। अभी इस वाले सेंटेंस को भूल जाइए, कोहली वाले पे और कुत्ते वाले पे आइए। तो माई डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर गर्ल। इसका मतलब क्या है? कि मेरा कुत्ता ज्यादा वफादार है किसी दूसरी लड़की से। अगर मैंने कहा किसी दूसरी लड़की से, तो पहली लड़की तो कुत्ता हो गया, पर भाई कुत्ता लड़की थोड़ी है ना? कुत्ता तो लड़की नहीं है ना। तो इसलिए आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे माई डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी गर्ल बोलेंगे, अदर नहीं लगाएंगे। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? कि मेरा कुत्ता ज्यादा वफादार है किससे? देन एनी गर्ल, किसी भी लड़की से। किसी भी लड़की से ज्यादा वफादार कौन है? माई डॉग। तो ये अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? वेन सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सम अदर कैटेगरी। तो गर्ल एक अलग कैटेगरी है, ह्यूमन बीइंग है ना? और डॉग एक अदर कैटेगरी है, एनिमल है। अच्छा एक बात और, कोई भी लड़की इस सेंटेंस को दिल पे नहीं लगाएगी। समझ रहे हो? ये बस तुम्हें समझाने के लिए है। और जब मैं इतनी गहराई से समझाता हूँ ना, तुमने साथ में देखा होगा डॉग और गर्ल, तो तुम्हारी आंखें ऐसे फट गई होंगी ना, जैसे स्कूबी डू की फट जाती है ना, जब वो कार्टून नेटवर्क में स्कूबी डू खाना देखता था ना। तो इसलिए अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, भूल नहीं सकते। नहीं, ऐसे ही ये वाला देखो, अब तुम सीरियस वाले सेंटेंस भी दिमाग लगा के समझ जाओगे, है ना? जैसे डॉग, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। क्या मतलब हुआ? कि जो डायमंड होता है, डायमंड क्या होता है? व्हाट इज डायमंड? डायमंड इज अ नॉन मेटल होता है। तो डायमंड इज मोर प्रेशियस, ज्यादा प्रेशियस है किससे? देन एनी मेटल, किसी भी धातु से। किसी भी धातु से। अब किसी भी धातु में डायमंड तो नहीं आया, इसलिए सेंटेंस सही हो गया। अगर मैं अदर लगाता तो ये गलत हो जाता। अदर का मतलब होता कि पहला जो है वो डायमंड है, मेटल, है ना? अगला देख लो। प्लास्टिक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर नेचुरल मटेरियल। कहने का मतलब है प्लास्टिक ज्यादा इस्तेमाल होता है या ज्यादा इस्तेमाल में आता है किससे? देन एनी अदर नेचुरल मटेरियल, किसी भी दूसरे नेचुरल मटेरियल से। किसी भी दूसरे, तो पहला कौन सा हुआ? पहला हो गया प्लास्टिक। तो भाई मेरे प्लास्टिक नेचुरल मटेरियल थोड़ी होता है, हम प्लास्टिक को बनाते हैं, मैन मेड होता है। तो इसलिए यहां से आप क्या करेंगे? अदर काट देंगे, सेंटेंस सही हो गया। प्लास्टिक इज मोर यूजफुल देन एनी नेचुरल मटेरियल। कुछ भी नेचुरल मटेरियल हो, चाहे वो आयरन हो, कोई भी मेटल हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में कौन आता है? प्लास्टिक आता है। ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। तो यू हैव गॉट 12-15 कॉन्सेप्ट ऑन कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आपको यहां पे समझ में आ गया हो, कहानी एकदम क्लियर हो गई हो, एक प्यारा सा थम्स अप दे देना, मुझे मुझे बता देना कि आपको कंपैरेटिव्स के सारे केसेस एकदम क्लियर हो गए। देखो, अगर कंपैरेटिव पे क्वेश्चंस आएगा तो इसी के बीच में से आएगा, ठीक है? नहीं तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं बन सकता कंपैरेटिव पे। अब एक कहानी और मैं तुम्हें सुना देता हूं, मतलब एक कॉन्सेप्ट और देता हूं तुम्हें, ये वाला।
ये क्वेश्चन भर भर के कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इसके नाउन चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कई तरीके से आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडियाज। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन those of India. The population of China is more than that of India. और भाई the population of China is more than सीधे India's। एक केस और, the population of China is more than the population of India। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तरीके से ये यूज होगा, है ना। अब इसमें से सही वाला कौन सा है आपको बताना है। मैं आपको एक बार फिर से दे रहा हूं 10 सेकंड, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस हैं, फटाफट बताना है। 10 सेकंड्स, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। देखो भाई, बड़ा सिंपल है, हल्का सा दिमाग लगाओगे सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसे हम कहते हैं केसेस ऑफ रॉन्ग कंपैरिजन। क्या है ये, केस ऑफ रॉन्ग कंपैरिजन। तो यहां पे कंपैरिजन किसी और चीज का हम किसी और से कर देते हैं और सेंटेंस को बर्बाद कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। अब अगर सिर्फ बात इतनी होती, चाइना इज मोर देन इंडिया, तो हम सोच सकते थे इस सेंटेंस के बारे में, क्योंकि एक कंट्री का कंपैरिजन एक कंट्री से हो रहा था, है ना। बट ये सेंटेंस शुरू हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ चाइना से। इसका मतलब है कि हम कंपेयर कर क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन। तो ये वाला सेंटेंस तो गलत हो गया मेरे दोस्त। अगला क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन। जो पॉपुलेशन है चाइना की वो मोर देन है किससे, दैट ऑफ इंडिया। तो दैट ऑफ का क्या मतलब है, वो जो इंडिया की है, वो जो इंडिया की है। तो दैट ऑफ क्या है, ये एक प्रोनाउन यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है मेरे बच्चे पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, ये प्रोनाउन यूज हुआ है पॉपुलेशन की। दैट ऑफ तो ठीक है, पर जब आपने ऑलरेडी एक प्रोनाउन यूज कर दिया तो इंडियाज कहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये भी गलत हुआ। ठीक है, समझ आया ना। तो दैट ऑफ इंडिया अगर होता, मतलब दैट ऑफ इंडिया, ये वाला ये बिल्कुल सही है, ये वाला गलत हो गया। अब ये जो दोस्त का इस्तेमाल हुआ ना यहाँ पे अगले वाले में, देखो सब कुछ सीख ठीक है, सिर्फ दोस्त का इस्तेमाल हुआ। दोस्त तब हम यूज कर सकते थे जब पॉपुलेशन जो होता वो प्लूरल होता। जैसे अगर कोई इस तरीके से सेंटेंस होता, the people of China are more educated than that of India। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता तब ये गलत होता दोस्त मेरे, क्योंकि मुझे दैट की जगह क्या करना होता, दोस करना होता, क्योंकि दैट का प्लूरल मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था दोस होता है। तो दैट का प्लूरल क्या होता है, दोस। यहां पे बात हो रही है पीपल की, पीपल क्या है बच्चे, प्लूरल है। तो अगर पीपल है प्लूरल तो यहां पे प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल। क्योंकि पॉपुलेशन है सिंगुलर, इसलिए प्रोनाउन भी कैसा आएगा, दैट आएगा। तो ये दोस वाला भी गलत हो गया। क्लियर है। तो जब यहां पे जिस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो वो प्लूरल होगा तो आप यहां पे भी प्लूरल कर देंगे, नहीं तो दैट ही लगाएंगे। अब नीचे आ जाओ, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज
मोर देन इंडियाज, इंडिया की से, है ना। ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी गुड फॉर्मेशन। अगर तुम्हारे पास ये एग्जाम में आता है तो आप इसे काट देंगे। लोग स्पोकन इंग्लिश में अक्सर इसे बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक चल जाता है, बट नॉट एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश, तो आप इसे भी गलत मानेंगे। अगला सेंटेंस नंबरिंग कर देता हूं। वन, अबे, अबे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो अब हम आ गए लास्ट में। तो क्या कह रहा है, इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सही है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर एग्जाम में आपको दोनों मिल जाएं, एक तो मिल जाए दैट ऑफ इंडिया और एक मिल जाए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों में याद रखिए ये वाला बेटर है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, पर अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो आप दैट ऑफ का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं आता जितने डिफिकल्ट लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सिंपल सा आएगा, दैट ऑफ ने लिखा होगा, ये क्वेश्चन आता है मोर देन इंडिया, तो आपको कर देना होगा दैट ऑफ इंडिया। फिर भी मैंने आपको ये सारी पॉसिबिलिटी इसलिए बताई हैं, कितना भी घुमा के पूछ ले तुमसे, तुम्हें घुमा के करना भी आता होगा, तभी तो तुम चीते कहलाओगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब फाइनली सारे केसेस ऑफ कंपैरिजन खत्म हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के केसेस थे। अब मुझे ये जरूर बताना कि यहां तक तुम्हें सब समझ में आया, सब क्लियर है, कंपैरेटिव के सारे केसेस क्लियर हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर देंगे सुपरलेटिव डिग्रीज के केसेस पे। तो अब आप नई हेडिंग डालेंगे, केसेस ऑफ सुपरलेटिव्स। ठीक है, तो चलो भाई सुपरलेटिव के केसेस करते हैं। कोहली से ही स्टार्ट करते हैं। कोहली इज मोस्ट बेस्ट प्लेयर। ये आसान आसान भी है कुछ। कोहली इज मोस्ट गुड प्लेयर। कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अ टीम। कोहली इज आ बेस्ट प्लेयर। इसके भी काफी सारे केस होते हैं। आज यही दो केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे भर भर के कि मैंने लगभग आपको 25-30 सेंटेंसेस करा दिए होंगे। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लेके आता हूँ ना पीपीटी में, तो कंटेंट थोड़ा कम आ पाता है। जैसे लास्ट टाइम 15-20 क्वेश्चंस में ही काफी टाइम लग गया था, है ना। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कवर कर पाता हूँ उसे अपने हिसाब से क्वेश्चन में आगे पीछे करके। ठीक है, अगला देखते हैं। कोहली इज द बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स। कोहली इज द बेस्ट ऑफ all players. Kohli is the best than all players. एक सेंटेंस और दूंगा धमाकेदार, इसी पेज पे दूंगा। कोहली इज द बेस्ट ऑफ एनी अदर प्लेयर
कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स। तो भाई अब कहानी फंस गई, है ना, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं। ठीक है, मुझे पता है 3-4 इसमें से एकदम पप्पू केसेस हैं जो तुम्हें पता ही होंगे, बट बच्चा बहुत ज्यादा वीक भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने वो भी कवर अप कर लिया। तो आइए करते हैं इनको डिस्कस। तो क्या है, कोहली इज द मोस्ट बेस्ट प्लेयर। ये आपको पता ही होगा भाई, मोस्ट और बेस्ट साथ में नहीं आ सकते, दो सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट सुपरलेटिव है और मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है। तो आप क्या करेंगे, है ना, ये वाले सेंटेंस को काट देंगे, ये ठीक नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है बेस्ट, तो भाई मोस्ट गुड का क्या मतलब है, मोस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये भी गया। अगला देखते हैं, कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। अब इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है दोस्त, ये सेंटेंस है इनकम्प्लीट। भाई मेरे इनकम्प्लीट का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था जब भी आप दा लगाते हैं ना, दा लगाते हैं तो आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, और जब आप उसे स्पेसिफाई करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपने किसके लिए स्पेसिफाई किया। मतलब कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम, ये तो ठीक हो गया क्योंकि आपने बोला द बेस्ट प्लेयर। अब आपने बताया कहाँ का, हमारी टीम का। तो जब भी आप द बेस्ट बोलेंगे तो उसके आगे कुछ आना चाहिए। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, ये गलत हो जाएगा। कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम, ऑफ माई कॉलेज, ऑफ माई यूनिवर्सिटी, ऑफ इंडिया, या वॉट एवर। ठीक है, आगे देखते हैं, कोहली इज आ बेस्ट प्लेयर। अब इस वाले पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, आप में से बहुत सारे ने इसे गलत भी माना होगा, पर मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 cases of सुपरलेटिव्स। तो यहाँ पे ना ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई ये प्लेयर बेस्ट है, इसे कहीं ले जाओ, इसे कहीं ले जाओ, ये बेस्ट है। तो कोहली इज आ बेस्ट प्लेयर का मतलब है, चाहे आप उसे मोहल्ले में खिलाइए, चाहे आप उसे टेस्ट मैच खिलाइए, वनडे खिलाइए, गली में खिलाइए, ग्राउंड में खिलाइए, छत पे खिलाइए, या इंडिया की क्रिकेट टीम में खिलाइए, कोहली इज आ बेस्ट प्लेयर। ये परफॉर्म बेस्ट लोगों में ही करेगा, ये वाला मतलब इसका होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, है ना, सब में बढ़िया करता है, ये वाला मीनिंग आता है। तो उम्मीद है ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस पे एम्फेसाइज करके मैं बता रहा हूं। अगला क्या है, कोहली इज द बेस्ट ऑफ द टू प्लेयर्स। याद करिए वो सुहानी रात जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि भाई जब आप बेस्ट ऑफ कह रहे हैं तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, कोई और नंबर लिख लीजिए 2 से ज्यादा। आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए, आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए, आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए, मेरे भाई चल जाएगा। 2 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 में बेहतर हो सकता है। ऐसे सोचो, मान लो 2 लड़की हैं, दोनों ने रेस लगाई, एक का नाम है प्रिया, एक का नाम है अंजलि। तो प्रिया और अंजलि ने रेस लगाई, है ना, और प्रिया जो है सेकंड आई, और प्रिया सेकंड आई और कहती हुई मैं सेकंड आई, मैं सेकंड आई, मैं सेकंड आई, मैं सेकंड आई। तो किसी ने पूछा अच्छा कितने भागे थे, 2 ही तो भागे थे, तो तुम नहीं भागती तब भी तुम सेकंड आती। समझे, यही वाली बात तुम यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 2 में बेस्ट कैसे हो सकता है, 2 में बेहतर हो सकता है, बेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, है ना। तो प्रिया की तरह नहीं करिएगा, याद रखिएगा कि क्या है, कोहली इज द बेस्ट ऑफ द 2, नहीं 3 4, कोई भी प्लेयर रख लेंगे, 1 या 2 नहीं लिख सकते। अगला क्या है, कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। ये बिल्कुल सही है, मैंने कहा ना 3 लिख लो, 4 लिख लो, 10 लिख लो, ऑल लिख लो, क्योंकि सब में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, 2 में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, और बेस्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही हो गया। अभी तक कितने सही निकले हैं भाई, 1 2 है 2 ही सेंटेंस सही निकल पाया हूं अभी तक मैं। आगे बढ़ते हैं, कोहली इज द बेस्ट देन ऑल प्लेयर्स। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे पढ़ाया जब केसेस ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया था कि भाई मेरे देन का इस्तेमाल कब होता है, वाइल डूइंग कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, तो सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो क्या करोगे, देन को काट डालोगे और देन की जगह क्या लिखोगे, ओ एफ ऑफ। ये यूज होता है किसमें, सुपरलेटिव्स में। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, कोहली इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स एंड द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहानी में मजा आया होगा, आगे बढ़ते हैं।
सब क्लियर हो तो मुझे जरूर बताइएगा, सारे केसेस क्लियर होने चाहिए, मजा मुझे तभी आएगा। ठीक है, तो ये हो गए सारे केसेस आपके सुपरलेटिव के। सुपरलेटिव के थोड़े कम केसेस होते हैं, कंपैरेटिव के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहां पे मैं खत्म करता हूं आपके सारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के केसेस। अब हम एक नए लेवल पे एडजेक्टिव्स को लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। हम्म अगला केस जहां से भर भर के एरर आते हैं वो है ये वाला। इनको आप जानते हो, एक होता है भाई लिटिल, एक इसकी बहन होती है आ लिटिल, एक इसकी मम्मी होती है द लिटिल। उसके बाद एक कहानी आती है भाई साहब फ्यू की। फ्यू के पापा आ फ्यू, फ्यू की चाची द फ्यू। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं दोस्त। तो ये क्या है, ये आ फ्यू दा फ्यू लिटिल फ्यू, ये क्या 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 मतलब है इसका, कैसे यूज होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखो यार, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, इनके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक बात बता दूं, ये सारे के सारे यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन काउंट नाउन्स के लिए। क्या ये, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, नॉन काउंट नाउन का मतलब मैं बहुत गहराई से आपको समझा चुका हूं नाउन्स वाली क्लास में। तो चेष्टा मत करना गलत करने की उसको, है ना। हमेशा याद रखना कि मैंने क्या बताया, नॉन काउंट नाउन मतलब जिनको मतलब तुम काउंट नहीं करते हो, मेजर करते हो, है ना भाई। और ये लिटिल बताता क्या है, देखो भाई मेरे, ये जो लिटिल है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। क्या मतलब होता है इसका, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। ऐसे ये जो आ लिटिल होता है इसका मतलब होता है सम, कुछ। और जो दा लिटिल होता है उसका मतलब होता है वॉट एवर, जो भी है, जितना भी है, ना के बराबर है, का के बराबर है, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत जितना भी, इसका मतलब वॉट एवर होता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यू। अब ये फ्यू, लिटिल, दा फ्यू, ये सारे के सारे यूज होते हैं भाई काउंट नाउन के साथ। बाकी कहानी बिल्कुल सही है, फ्यू का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये काउंट है तो ऑलमोस्ट नो वन या ऑलमोस्ट नन, कोई नहीं। आ फ्यू का क्या मतलब होता है, वही मतलब होगा सेम। और दा फ्यू का मतलब होगा जो भी है, जितना भी है, वॉट एवर। ठीक है, अब हम जरा इसको गहराई से देख लेते हैं। हाँ देखिए, लिटिल का इस्तेमाल जब भी होगा तो याद रखिए, अगर लिटिल बिना आर्टिकल आके आया है तो ये सेंस देना चाहिए कि इसका ऑलमोस्ट नथिंग, है ना, ऑलमोस्ट नथिंग का सेंस ही देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, सेंटेंस बताता हूं एग्जाम में कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, आई हैव लिटिल वाटर एंड आई कैन नॉट शेयर। एक सेंटेंस और देता हूं, शी हैज a little money and she cannot invest it। ये दो सेंटेंसेस आप देखिए, इसमें आपको लिटिल समझ में आ जाएगा। जब मैंने कहा आई हैव लिटिल वाटर, तो मेरे पास कितना पानी है, ना के बराबर पानी है। बिल्कुल सही बात है भाई, ना के बराबर पानी है, ना के बराबर पानी है, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। सेंटेंस हो गया एकदम सही। अगला देखते हैं, शी हैज आ लिटिल मनी, कितना पैसा है उसके पास, आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, सम, उसके पास कुछ पैसा है। अगर कुछ पैसा है या कुछ कुछ वेल्थ है उसके पास, एंड शी कैन नॉट इन्वेस्ट, क्यों, क्यों नहीं कर सकती, भाई कुछ है तो कर दे। ये क्या बात हुई, मतलब आप समझो, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको लगी है बहुत प्यास लगी है, और आपको पता है कि अभी ट्रेन आधे घंटे तक रुकनी नहीं है। तो आधे घंटे तक ट्रेन रुकनी नहीं है, तुमने अपने मतलब जो ही बराबर में बैठे, तुमने देखा बराबर में एक लड़की बैठी थी, तुमने कहा मैडम पानी पिला दो थोड़ा, प्यास लगी है। इसने कहा मेरे पास थोड़ा पानी है।
मैं शेयर नहीं कर सकती। तुम सोचोगे यार बड़ी कंजर हो, पानी के लिए मना कर रही हो, है ना, थोड़ा तो पानी है, थोड़ा है ना, थोड़ा है तो थोड़ा मुझे दे दो, है ना, ऐसे थोड़ी सब पी जाऊंगा, थोड़ा दे दो। बट अगर वो कहेगी भैया नाक के बराबर पानी है, इतना ही पानी पड़ा है क्या, तो तुम शायद खुद ही ना कहो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको थोड़े का मीनिंग समझना पड़ेगा। जब उसने बोला शी हैज आ लिटिल मनी, आ लिटिल का मतलब क्या हो जाएगा, सम, और इसीलिए सेंटेंस दोस्त मेरे गलत हो जाएगा। तो गलत क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ये आ को खोपचे में लेके काट देना है। अब सेंटेंस सही हुआ, शी हैज लिटिल मनी, ना के बराबर है पैसा, तो क्या कर सकती है, शी कैन नॉट इन्वेस्ट, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप लिटिल का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस आगे नेगेटिव कॉन्नोटेशन देगा। कॉन्नोटेशन का मतलब होता है सेंस, तो लिटिल के केस में क्या होगा, याद रखिएगा, नेगेटिव कॉन्नोटेशन। जैसे एक सेंटेंस देता हूं, अब ये मत सोचना कि नेगेटिव कॉन्नोटेशन का मतलब होगा उसमें नॉट आएगा, नॉट आएगा, बिना नॉट के भी सेंटेंस बन सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव कॉन्नोटेशन। कॉन्नोटेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, कॉन्नोटेशन का मतलब होता है सेंस। एक सेंटेंस देता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। दिस शॉप हैज a little variety, let's try somewhere else। आप जरा समझने की कोशिश करना सेंटेंस को। कह रहा है इस शॉप के पास कितनी वैरायटी है, कुछ वैरायटी है। लेट्स ट्राई समवेयर एल्स, कहीं और ट्राई करते हैं, कहीं और से खरीदारी करते हैं। ये क्या बात हुई भाई, कुछ वैरायटी है तो पहले देख तो ले सारी वैरायटी, कुछ वैरायटी है ना, तो यहां से भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस सही करना पड़ेगा आपको, कैसे करना पड़ेगा, आ को खोपचे में लेके काटना पड़ेगा। दिस शॉप हैज लिटिल वैरायटी, अरे इस शॉप पे तो कुछ है ही नहीं, चलो कहीं और ट्राई करते हैं, मतलब ना के बराबर वैरायटी, हमें ये वाला सेंस देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट नथिंग। क्लियर हुआ होगा सेंटेंस, मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और आ लिटिल से कुछ सेंटेंस देखो। अगर ये तीन समझ में आ गए, आगे की कहानी एकदम एकदम आसान है। चलो, तो अब कहा आ लिटिल, अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे आ लिटिल से। तो आ लिटिल के लिए क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा, इन्हीं सेंटेंस को कन्वर्ट करता हूं। पहले पहले ये वाला तो मैंने बनाया है, आ लिटिल से बनाता हूं। जैसे आई हैव आ लिटिल वाटर, मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास थोड़ा पानी है, ठीक है, लेट्स शेयर, चलो शेयर कर लेते हैं। तो जब मुझे पॉजिटिव कॉन्नोटेशन देना था, मैंने आ लिटिल का इस्तेमाल किया, आई हैव आ लिटिल वाटर, लेट्स शेयर। ऐसे ही मैंने कहा शी हैज आ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ी वेल्थ है, थोड़ा पैसा है, शी में इन्वेस्ट, शायद वो इन्वेस्ट कर दे। समझे, अब पॉजिटिव कॉन्नोटेशन दे रहा है क्योंकि आ लिटिल आया। ऐसे ही द लिटिल से अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा तो मुझे कहना पड़ेगा दिस शॉप हैज आ लिटिल वैरायटी, इस शॉप के पास थोड़ी वैरायटी वैरायटी है, लेट्स शॉप फ्रॉम हियर इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ, चलो यहीं से ही खरीदारी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे आपको बता रहे हैं पॉजिटिव कॉन्नोटेशन, तीनों के तीनों। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात आती है भाई द लिटिल की। द लिटिल खतरनाक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसका मतलब है जो भी है जितना भी है, वॉट एवर का मतलब क्या होता है, जो भी है जितना भी है, ठीक है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्नोटेशन दे सकता है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे मान लो वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल, मैं जा रहा था, मैंने लड़की से पानी मांगा, लड़की को लगा ये पानी मांग लेगा, तो वो पानी पहले ही पी गई, है ना। तो ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, शी हैज शी हैज ड्रंक द लिटिल वाटर शी हैड। अब क्या मतलब हुआ, शी हैड ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, उस वो पी गई है, शी हैड ड्रंक द लिटिल वाटर शी हैड, वो जो भी जितना भी थोड़ा बहुत पानी था पी गई है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव कॉन्नोटेशन भी दे सकता है और पॉजिटिव भी। जैसे यहाँ पे पी गई,
शी हैज लेफ्ट द लिटिल वाटर शी हैड। अब क्या मतलब हुआ, वो छोड़ के चली गई है जो भी पानी उसके पास था, तो चाहे पी गई हो या छोड़ के चली गई हो, वॉट एवर है, मतलब तो सेंस बिल्कुल सही निकलेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप द लिटिल लिखेंगे ना, ये आप देखेंगे कि जहां भी मैंने द लिटिल लिखा उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया कौन सा, द मतलब स्पेसिफिक, कौन सा स्पेसिफिक, जो उसके पास था, द मतलब स्पेसिफिक जो उसके पास था। ठीक है, इस पे कुछ सेंटेंस और दिखा देता हूं मैं आपको द लिटिल पे, जैसे आई हैव सोल्ड द लिटिल वाटर आई बॉट। तो मुझे फिर से बताना पड़ा कौन सा वाटर जो मैंने खरीदा था। तो जब भी आप द लिटिल बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिटिल डू वी सी इन नेचर दैट्स आर्स। कह रहे हैं हम क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं नेचर में जो हमारा है, दैट आर्स। लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, कुछ है नेचर में हमारा, हमने नेचर को कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो हमें कहना पड़ेगा ना के बराबर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। अगर मैं यहाँ पे दा लिटिल दे दूंगा तो इसका मतलब होगा जो भी है, जितना भी है, ठीक है, हम अपना देख पाते हैं नेचर में, तो वो कोई मीनिंग नहीं होगा, तो आप यहाँ पे लिटिल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वापस आएंगे एक बार, अब एक बार फ्यू देखेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। अब फ्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये नाउन मैंने जैसे मनी यूज किया, मैंने वाटर यूज किया, है ना, वेराइटी यूज किया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन काउंट नाउन है। अब यहाँ पे बस काउंट लगा दो, कॉन्सेप्ट सेम है, मैं लगा के दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे मैंने कहा आई हैव फ्यू बुक्स, शी हैज अ फ्यू बुक्स एज शी डजन रीड। क्या मतलब हुआ, उसके पास कुछ किताबें हैं क्योंकि वो पढ़ती नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, कुछ किताबें हैं तो पढ़ती नहीं है, क्या होगा, तो शी हैज अ फ्यू बुक्स का मतलब होगा कि थोड़ी किताबें हैं, थोड़ी, है ना, तो थोड़ी किताबें हैं तो पढ़ती क्यों नहीं है, ना के बराबर किताबें होंगी। तो इसलिए आप इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे, आप इस सेंटेंस के लिए इसे एक खोपचे में लेके काट देंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी हैज फ्यू बुक्स, कितनी किताबें हैं, ना के बराबर किताबें हैं, क्यों, पढ़ती तो है ही नहीं, मोबाइल लैपटॉप देखती रहती है लड़की दिन भर, है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं। डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना। जैसे शी हैज a few friends and she barely go out। क्या मतलब हुआ कि उसके कितने फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड्स हैं, और वो मुश्किल से कभी बाहर जाती है। बेयरली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से कभी बाहर जाती है। अब जरा एक बात बताओ, कितने फ्रेंड्स है, कुछ फ्रेंड्स है, अरे कुछ फ्रेंड्स है तो बाहर जाएगी ना, तो आप क्या कहेंगे, शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, ना के बराबर दोस्त है, ना के बराबर दोस्त है इसीलिए तो बाहर नहीं जाती, किसके साथ जाए। समझ पा रहे हो, कोई होने तो चाहिए ना साथ जाने वाला। अगला सेंटेंस देखते हैं आ फ्यू से। आ फ्यू के से अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ, उसके कितने दोस्त हैं, उसके कुछ दोस्त हैं, शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स एंड ही ऑफन गोज आउट, और वो अक्सर बाहर जाती है। तो क्यों जाती है, क्योंकि अब उसके कितने दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं। ऐसे ही एक सेंटेंस और, अगर मैं ये वाला बुक्स वाला कन्वर्ट करूं तो मुझे कहना पड़ेगा शी हैज अ फ्यू बुक्स, उसके पास कितनी किताबें हैं, कुछ किताबें हैं,
एंड शी ऑफन रीड्स, वो अक्सर उनसे पढ़ती है। तो भाई बस इतनी सी बात है कि जैसे आपने इसको यूज किया ऐसे ही ये भी यूज हो रहा है। आखिरी बचा द फ्यू। द फ्यू का मतलब वही है वॉट एवर। जैसे मैं कहूं द फ्यू के एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देता हूं। मैंने कहा आई डोंट लाइक द फ्यू फ्रेंड्स यू हैव। कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है जो भी ये तुम्हारे दोस्त हैं, चाहे ये एक है 10 है 50 है 100 के बराबर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारे जो भी दोस्त हैं। या फिर मैंने कहा पीछे द फ्यू बुक्स यू हैव। द फ्यू बुक्स का मतलब है जो भी थोड़ी बहुत किताबें हैं तुम्हारे पास, द फ्यू बुक्स यू हैव आर नॉट इनफ फॉर द प्रिपरेशन। तो तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है क्या, जो भी जितनी भी किताबें हैं तुम्हारे पास, चाहे एक है या 100 के बराबर है। ठीक है भाई। तो अभी मैं सोच रहा हूं कि आज इसे इतना ही रहने देता हूं, इतना ही कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा भर भर के पढ़ा दिया है। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे 2 मिनट के अंदर कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, और फिर करेंगे क्लास को वाइंड अप। तो दोस्त मैंने यहां से सिनोनिम से स्टार्ट किया था, आज भर भर के वर्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स आपके वोकैब रजिस्टर के लिए दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ वर्ड और भी दिए थे, 15 16 17 18 19 20 21 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं आपके वोकैब रजिस्टर के लिए। वोकैब रजिस्टर भरते रहिए। आगे बढ़ा, मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताया कि भाई एडजेक्टिव्स बेसिकली डिटरमाइनर होते हैं, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनके साथ कब आप मोर लगाएंगे, कब मोस्ट लगाएंगे, कब ER EST से काम चलाएंगे, और कब ये कंप्लीट चेंज हो जाएगा। ये चीजें बताने के बाद हम आगे बढ़े और मैंने आपको सारे केसेस बताए कंपैरेटिव के। याद रखिए अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा और आप धपैक से बना देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा अगला कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव के केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो याद रखिए अगर सुपरलेटिव में से भी क्वेश्चन आया तो या तो इसमें से आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो कंप्लीट आपका कवर कर दिया है मैंने जहां से सिलेबस आता है। इसके बाद इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, ये मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है ना, इसको भी मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो याद रखिएगा टाइगर जिंदा है। अभी मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूं। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं भर भर के, है ना। नोट्स बोल रहा हूँ क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और वो आपको मिलते रहेंगे। मैं सारे तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, सारे बेहतरीन क्वेश्चंस निकाल निकाल के आपको प्रीवियस ईयर के मैं दे रहा हूँ। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना काफी है। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।